Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about ऑक्सीटोसिक। ओके, तो ऑक्सीटोसिक में आज हम लोग क्या जानेंगे, एर्गट के बारे में। तो एर्गट को स्टार्ट करते हैं विद इट्स सिनोनिम। इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको एर्गट को एर्गट, राई एर्गट, सीकेल कॉर्नुटम, स्पर्ड आई, एर्गोट ऑफ राई और एर्गोटा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो एर्गट इज़ द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ अ फंगस। ये एक ड्राइड स्क्लेरोटियम होता है किसका? फंगस का। और ये फंगस किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्लेविसिपिटेसी फैमिली से। अब ये फंगस किस पे अपना डेवलपमेंट करती है, मतलब किस पे अपना गुजर बसर करती है, खुद को किसके ऊपर इस्टेब्लिश करती है? ठीक है, तो ये स्पेशली खुद को डेवलप करती है राई प्लांट पर, और राई प्लांट में भी उसकी ओवरी में। ठीक है, ये राई प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सीकेल सीरियल, जो कि पोसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये जो अर्गट होता है ये क्या मेनली अपने अंदर कंसिस्ट करता है? ये एल्कलॉइड को कंसिस्ट करता है। और ये एल्कलॉइड कौन कौन से होते हैं? कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो इनकी यील्ड क्या होती है? 0.15% तक टोटल एल्कलॉइड इसमें होते हैं, जिसमें से जो वाटर सोल्यूबल एल्कलॉइड होते हैं वो कितने होते हैं? 0.01%। ठीक है, जिसका नाम होता है एर्गोनोविन। सो इनके बारे में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में भी जानेंगे आगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जियोग्राफिकल सोर्स की। तो इट इज़ मेनली फाउंड इन चेकोस्लोवाकिया। किसमें? चेकोस्लोवाकिया में ये मेनली तौर पर पाया जाता है। इसके अलावा हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्पेन, रशिया और इंडिया में आसानी से पाया जाता है। इंडिया में भी कहाँ पर ये स्पेशली तौर पर मिलता है? इंडिया में कोडाई कैनाल, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर ये आसानी से इसको उगाया जाता है, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो कल्टीवेशन और कलेक्शन के बारे में जानते हैं कि जो फंगस होती है इसको कल्टीवेट कैसे किया जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फंगस क्लेविसेप परप्यूरिया। फंगस का बोटेनिकल नेम क्या है? क्लेविसेप परप्यूरिया। और किस फैमिली से बिलोंग कर रही थी? क्लेविसिपिटेसी से। ठीक है, इज ए पैरासाइट। ये एक तरह की पैरासाइट होती है। पासेस थ्रू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस। तो इसको अपने आप को डेवलप करने के लिए 3 स्टेजेस को पास करना होता है। ठीक है, तो पहली कौन सी स्टेज है? सिफासीलिया। ठीक है, जिसको हनीड्यू और एसेक्सुअल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी कौन सी है? स्क्लेरोटियम और असाइजेरस और सेक्सुअल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो है, लास्ट है, वो एस्कोस्पोर स्टेज है। तो सबसे पहले हम हनीड्यू स्टेज या एसेक्सुअल स्टेज की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? राई प्लांट बिकम इन्फेक्टेड। राई प्लांट कैसे इन्फेक्टेड होता है? फंगस के थ्रू। ठीक है, अब ये फंगस इसमें आते क्या कहाँ से हैं? तो इनको स्प्रेड कौन करता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, या फिर ये विंड के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। ये एक तरह का येलो विस्कस लिक्विड जो होता है स्वीट टेस्ट में, वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में यही सिक्रीट होता है। तो इसके एज रिजल्ट क्या होता है? जो स्वीट टेस्ट होता है इस विस्कस लिक्विड का, वो अट्रैक्ट करता है कई सारे इंसेक्ट को, जैसे कि आंट हो गया और वीविल्स हो गया। ठीक है, तो ये आंट और वीविल्स क्या करते हैं? ये सक करते हैं स्वीट लिक्विड को, और उसमें क्या आ जाता है? कोनिडियोस्पोर्स। ये एक तरह के स्पोर वाले एजेंट्स होते हैं, तो उनमें उनके पैरों में चिपक जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं? जब दूसरे प्लांट के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये कोनिडियोस्पोर दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, और उसी के थ्रू ये फंगल जो इन्फेक्शन होता है प्लांट का, या ये जो फंजाई है, ये अपने आप को स्प्रेड करती है। ठीक है, कल्चर्ड कोनिडियोस्पोर आर यूज्ड फॉर द इनोकुलम। ये जो कल्चर्ड कोनिडियोस्पोर्स होते हैं ये इनोकुलम के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अब दूसरी स्टेज की बात करते हैं, जिसका नाम है असाइजेरस या सेक्सुअल स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है? ड्यूरिंग द सिफेलिया स्टेज, सिफासिलिया स्टेज, द हाइफे एंटर्स ओनली द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो जो हाइफे था वो कहाँ पर एंटर कर रहा था? केवल ओवरी में। बट इस स्टेज में क्या करता है कि ये ओवरी के साथ साथ जो प्लांट के डीपर पार्ट्स होते हैं उनमें भी एंटर कर जाता है। जैसे कि
ओवेरियन टिश्यू को ये फिर क्या करता है, जब उनमें एंटर कर जाता है फिर क्या करता है, ओवेरियन के टिश्यू को रिप्लेस करता है। ठीक है, किसमें, एक दूसरे टाइप के पेरेन्काइमा में, जिसका नाम होता है स्यूडो पेरेन्काइमा। ये स्यूडो पेरेन्काइमा दिखता कैसा है, ये एक तरह का कॉम्पैक्ट डार्क पर्पल कलर का टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये ओवेरियन टिश्यू किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्यूडो पेरेन्काइमल टिश्यू में। ठीक है, तो कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, कन्वर्ट हो रहे हैं। इट फॉर्म्स द स्क्लेरोटियम ऑफ रेस्टिंग स्टेट फॉर फंगस। तो ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या हो रहा है, फंगस की रेस्टिंग स्टेट कहलाती है ये। ठीक है, ड्यूरिंग समर द स्क्लेरोटियम और अर्गट इंक्रीजेस इन साइज एंड प्रोजेक्ट्स ऑन द राई। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे अर्गट बोलें चाहे स्क्लेरोटियम बोलें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये समर्स में क्या करते हैं, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इतना इंक्रीज़ करते हैं कि राई के ऊपर एक प्रोजेक्शन आ जाता है, मतलब दिखाई देने वाला एक प्रोजेक्शन दिखाई देने वाले होने लगते हैं। ठीक है, बाहरी तौर पर। तो इट इज़ कलेक्टेड एट द स्टेज बाय हैंड्स और मशीन। तो इसी स्टेज में क्या करते हैं, इसका कलेक्शन कर लिया जाता है। और कलेक्शन कैसे करते हैं, या तो हाथ से तोड़कर या तो मशीन के थ्रू। ठीक है, एरगट इज़ देन ड्राइड टू रिमूव मॉइस्चर। तो जो ये कलेक्शन किया गया है इसको ड्राई होने के लिए या मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए सनलाइट में ड्राई किया जाता है। अब लास्ट स्टेज क्या होती है, एस्कोस्पोर स्टेज। इसमें क्या होता है, इफ़ एरगट इज़ नॉट कलेक्टेड इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो पहले ये कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंच रहा था, या तो विंड के थ्रू, ठीक है, और या तो फिर इंसेक्ट्स के थ्रू। बट एस्कोस्पोर स्टेज में क्या होता है कि अगर ये समय पर नहीं तोड़े जाते हैं, ठीक है, इनका कलेक्शन नहीं किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो ये अपने आप झड़ के ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो नए प्लांट जब उगते हैं तो उनके स्टेम के साथ ये लग जाते हैं। और लगने के बाद क्या होता है, उनकी ओवरी में जैसे फर्दर डेवलपमेंट कर देते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन द इनर सरफेस ऑफ द हेड देयर आर मैनी फ्लास शेप पॉकेट नोन एज पेरीथीसिया। तो इनका जो इनर सरफेस होता है इन स्टॉक का, ठीक है, जिनसे लग के ये फंजाई जो हैं ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहाँ पर पहुँचना है, ओवरी वाले पार्ट में। अपना डेवलपमेंट ये ओवेरियन पार्ट में ही करते हैं। ठीक है, राई प्लांट के। तो ये फ्लास शेप होते हैं, तो इनमें कुछ पॉकेट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं पेरीथीसिया। तो ईच ऑफ दिस पेरीथीसिया कंटेन्स मैनी सैक्स। एक एक पेरीथीसिया में कई सारे सैक्स होते हैं, छिद्र टाइप के होते हैं। ठीक है, विच पोजेस 8 ऑफ द थ्रेड लाइक एस्कोस्पोर। तो ये क्या करते हैं, एक सैक में 8 कम से कम थ्रेड लाइक एस्कोस्पोर होते हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, दिस एस्कोस्पोर आर कैरीड आउट बाय द इंसेक्ट और विंड टू द फ्लावर और द राई एज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेज। तो ये एस्कोस्पोर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, इंसेक्ट और विंड के थ्रू, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ठीक है, तो ऐसा तो हमने फर्स्ट स्टेज में पहले ही डिस्क्रिप्शन इसका जान लिया है। इन दिस वे लाइफ साइकिल ऑफ एरगट इज़ कम्प्लीटेड। तो इस तरह से इन 3 स्टेजेस को फॉलो करते हुए एरगट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। द एस्कोस्पोर में बी जनरेटेड ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम टू गेट कोनिडियोस्पोर बेरिंग कल्चर। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो स्टॉक से लग के आगे अपना फर्दर डेवलपमेंट कर रहे थे, तो ये एस्कोस्पोर में भी ये जर्मिनेटेड हो सकते हैं एक न्यूट्रिटिव मीडियम के तौर पे। ठीक है, ये न्यूट्रिटिया जो कॉनिडियोस्पोर होते हैं उनके लिए ये एस्कोस्पोर एक न्यूट्रिएंट मीडिया का काम करते हैं। ठीक है, एरगट इज कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड्स ऑफ राई व्हेन द स्क्लेरोटिया आर फुली डेवलप्ड। एरगट कब कलेक्ट किया जाता है राई के प्लांट से, जब एरगट या स्क्लेरोटिया कोई अलग बात नहीं है, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, चाहे एरगट का ये चाहे स्क्लेरोटिया का ये, तभी इसका कलेक्शन होता है जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और उसमें प्रोजेक्शन दिखाई देने लगते हैं। मतलब ओवरी वाले पार्ट से प्लांट के आउटर पार्ट में भी ये फंजाई या जो एरगट है जिन्हें हम बोल रहे हैं ये दिखाई देने लगते हैं स्पाइक के शेप में। ठीक है, और दे आर रिमूव फ्रॉम द ग्रेन बाय शिफ्टिंग। फिर ये फसल से अलग कैसे कर लिए जाते हैं, जो प्लांट है उससे ये फंजाई के जो एरगट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, फंजाई को अलग कैसे किया जाता है, शिफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऐसे ऐसे शिफ्टिंग होती रहती है और प्लांट अलग हो जाता है और ये जो फंजाई होते हैं ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ दिस कोनिडियोस्पोर इज़ यूजली एज अ स्प्रे।
तो ये कोनिडियोस्पोर का जो एक स्प्रे बना लिया जाता है। जब ये विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र हो पाते हैं तो कमर्शियल तौर पे क्या करते हैं कि इन्हीं फंजाई का एक स्प्रे या सोल्यूशन बना लिया जाता है और फ्रेश प्लांट पर उनका स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये फंजाई वाले स्ट्रक्चर जो काम इंसेक्ट या विंड कर रही थी वही स्प्रे के थ्रू हम लोग करते हैं या कमर्शियल तौर पर किया जाता है, ये एर्गोट का ज़्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। तो साइज़ इसका कैसा होता है, स्क्लेरोटियम का साइज़ जो होता है ये 1 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2 से 7 ब्रॉड हो सकते हैं, मतलब चौड़े हो सकते हैं। इनका शेप कैसा होता है, ये स्लाइटली कर्व होते हैं, हल्के से घुमावदार होते हैं, सब सिलेंड्रिकल होते हैं और दोनों एंड पर मतलब दोनों किनारों पर हल्के से टेपर होते हैं, झुके हुए होते हैं। ठीक है, कलर इनका कैसा होता है, तो आउटर सरफेस जो होता है वो डार्क कलर में होता है, स्पेशली वॉयलेट ब्लैक कलर। ठीक है, और उसके बीच में कुछ दरारें होती हैं। ठीक है, अब ये दरारों के अंदर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, कैसे कलर के होते हैं, उनके अंदर कुछ वाइटिश या पिंकिश कलर के कलर का कुछ सब्सटेंस दिखाई देता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ओडोर कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेस्ट कैसा होता है, अनप्लीजेंट होता है। ठीक, ये उसका प्लांट है क्लेविसेप का, ठीक है, जिसे हम राई प्लांट के नाम से भी जान रहे हैं। तो अब हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने थेरिकल पार्ट के साथ। ये प्लांट आपको दिखाना था। तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं भाई, हर ड्रग में जब तक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे तब तक उसका मेडिसिनरी इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एल्कलॉइड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एर्गट। तो मैंने आपको बताया एर्गट में स्पेशली कई सारे एल्कलॉइड होते हैं। तो इनको जो एल्कलॉइड्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, शुरुआत में भी मैंने बताया जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कितने होते हैं, 0.01% होते हैं और बाकी टोटल एल्कलॉइड कितने होते हैं, 0.15%। ठीक है, तो इनके 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ वाटर सोल्यूबल हैं, इनके एग्जांपल हैं एर्गोमेट्रिन और एर्गोनोविन ग्रुप, ये ग्रुप हैं। ठीक है, इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कई सारे एल्कलॉइड निकाले जाते हैं, इसके थ्रू हम आगे फर्दर चार्ट में जानेंगे। दूसरी कौन सी कैटेगरी है, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इसके कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एर्गोटामिन और एर्गोटॉक्सिन। अब इन ग्रुप के अंदर किस तरह से होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल वाला ग्रुप जो था जिसका नाम एर्गोमेट्रिन था, उसके अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड होते हैं, एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनीन। ठीक है, एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनीन। ठीक है, फिर वाटर इनसॉल्युबल वाला ग्रुप जो था, जो पहला था एर्गोटामिन ग्रुप, उसमें क्या क्या होते हैं, कौन से एल्कलॉइड होते हैं, एर्गोटामिन, एर्गोटामिनीन, एर्गोसिन और एर्गोसिनिन। ठीक है, दूसरा ग्रुप है एर्गोटॉक्सिन ग्रुप। तो इसमें क्या क्या एल्कलॉइड होते हैं, एर्गोक्रिस्टीन, एर्गोक्रिस्टिनिन, एर्गोक्रिप्टीन, एर्गोक्रिप्टिनिन, एर्गोकॉर्निन और एर्गोकॉर्निनिन। ओके, ये कई सारे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसमें कई सारे एल्कलॉइड होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो इसमें करीब करीब 200 टाइप के एल्कलॉइड होते हैं। ठीक है, केमिकल टेस्ट इनकी प्योरिटी कैसे चेक किया जाता है, तो एर्गट को अगर यूवी लाइट में रखा जाता है तो इसमें क्या होता है, कुछ रेड कलर का फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। फ्लोरेसेंस मतलब धुआं टाइप का। ठीक है, रेड कलर का फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। फिर दूसरा इसका टेस्ट कौन सा है, एर्गट पाउडर को लेते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद, फिर उसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं, CaCl3 के साथ। जब CaCl3 के साथ ट्रीट कराते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, साथ में सोडियम कार्बोनेट। तो एज रिजल्ट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर कि जो लेयर होती है CaCl3 की वो अलग हो जाती है। फिर इस लेयर को अलग करने के बाद उसमें क्या मिलाते हैं, पी डाईमेथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड का सोल्यूशन मिलाते हैं। किसका, पी डाईमेथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड का सोल्यूशन मिलाते हैं, वो भी कितना, 0.1 ग्राम। ठीक है, और साथ में क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml और फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन भी ऐड करते हैं, कितना, 1.5 ml। तो ये तीनों सोल्यूशन जब ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, डीप ब्लू कलर होता है। डीप ब्लू कलर अगर प्रोड्यूस होता है तो ये इस बात की एश्योरिटी देता है कि एर्गट इसमें है। ठीक है, सब्सटेंस में जो भी हमने सैंपल लिया उसमें एर्गट है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, तो हम लोग कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ऑक्सीटोसिक। ठीक है, तो एर्गट इज़ ऑक्सीटोकिक, पहले ही इसकी कैटेगरी हो गई। ऑक्सीटोकिक का मतलब क्या होता है, ये जब डिलीवरी वगैरह होती है ना, तो ये जो मसल्स होती हैं, वेजाइना की वॉल्स होती हैं, उनको रिलैक्स कर देती हैं, मतलब उनका जो डायमीटर होता है उनको बढ़ा देती हैं ताकि आसानी से पर्चुरेशन की प्रोसेस हो सके या बेबी आसानी से
डिलीवर हो सके, बाहर आ सके, ठीक है। यूट्रीन मसल जो होती हैं उनका जो डायमीटर होता है उनको रिलैक्स कर देती हैं, तो ये ऑक्सीटोकिक का काम होता है, ठीक है। यूज्ड एज वैसो कंस्ट्रिक्टर, वेसल जो वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू असिस्ट डिलीवरी, मैंने आपको बताया ना कि ये ऑक्सीटोकिक क्या होते हैं, स्पेशली डिलीवरी या पार्चुरेशन की प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज ये वेजाइनल की जो कैनाल होती है उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं एकदम, ओके, यूट्रीन मसल को एकदम रिलैक्स कर देते हैं। इसके बाद इसका और किस में यूज़ होता है, इट स्टिमुलेट द टोन ऑफ यूट्रीन मसल, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर इसका लास्ट यूज़ क्या है, जो पोस्ट पार्टम हेमोरेज होता है, हेमरेज, ठीक है, हेमरेज का मतलब होता है कहीं भी ब्लड क्लॉट होना, तो ये जो पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है उससे ये प्रिवेंट कराते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इनका मेजर वर्क जो है ऑक्सीटोकिक का कि मसल रिलैक्सेंट, एक जो टर्म होता है उन्हीं को बोलते हैं ऑक्सीटोकिक, जो मसल रिलैक्सेंट का एक नेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ऑक्सीटोकिक की बात। हमने इसमें जाना एर्गट के बारे में, एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में है, सो उसके बारे में हमने जान लिया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।